आज इम्पोर्टेंट है भाई टॉपिक है, और डिस्कशन और कुछ एक चीज सेटअप करेंगे इसमें। देखो ब्राइटनेस कर दे भाई, आप लोगों ने ये तो पता लगा लिया था कि डिग्री कैसे पता लगाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, और ऑर्डर कैसे पता लगाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे ये आपके पास है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस साइन वाई इक्वल टू में डी वाई बाई डी एक्स और प्लस कॉस एक्स। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? सही है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। ऑर्डर कितना है इसका? कैसे पता चला? अरे तू पता है तुझे कि नहीं पता है? हाईएस्ट डेरिवेटिव टू वन। डिग्री कितनी है? वन। वन। डिग्री वन कैसे किया? बहुत बढ़िया, इसकी पावर हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर आपके पास वन। अच्छा, अब एक चीज और समझाओ मेरे को कि ऑर्डर कैसे पता लगाते हैं, डिग्री कैसे पता लगाते हैं, ये तो आपको पता है, लेकिन ऑर्डर और डिग्री बताते क्या है, ये बात आपको सीखनी है। डिग्रीज तो बताता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई इक्वेशन लिखोगे तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, मतलब वन सॉल्यूशन हो सकता है, टू हो सकते हैं, थ्री हो सकते हैं, तो ये चीज भी आपको कौन बताएगा? डिग्री बताएगा। डिफरेंशियल इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होंगे, ये बात आपको डिग्री बताती है। सही है, समझ में? अच्छा जी, फिर भैया ऑर्डर क्या बताता है? नहीं नहीं, वो तो उसका तो ऑर्डर से पता, मतलब उससे ऑर्डर पता चलता है, कितनी बार डेरिवेटिव किया उससे तो ऑर्डर पता चलता है। ऑर्डर भी तो कुछ बताएगा, जैसे डिग्री क्या बताता है? नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ऑर्डर भी कुछ बताएगा। इसको करें इससे पहले थोड़ा सॉल्यूशन को जानते हैं हम लोग। मतलब आप मुझे एक चीज बता दो, साइन एक्स इक्वल्स टू जीरो। साइन एक्स जीरो कब होता है? एन पाई पर। जब एक्स इक्वल टू कितना होता है? एन पाई। ये बात मैं आपको सिखा चुका हूं, है ना वो? सही है। अच्छा जी, एग्जांपल्स देना इसके कुछ एन पाई की। जैसे 3 पाई पर होगा और 7 पाई पर होगा। बहुत बढ़िया। 2 पाई। सही है, सही है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो x इक्वल टू एन पाई लिखा है आप, फिर ये क्या है? बहुत बढ़िया, ये क्या है? जनरल सॉल्यूशन। और ये क्या है फिर? ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन, फिक्स सॉल्यूशन, पर्टिकुलर, फिक्स। तो सॉल्यूशंस को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एन आपके पास यहाँ पर इंटीजर फॉर्म में, एन इंटीजर हो सकता है, मतलब -3 पाई पर भी साइन एक्स जीरो ही होता है। जैसे पॉइंट में हो डेसिमल में 6.5 पाई। नहीं, पॉइंट में नहीं, इंटीजर। एन बताया ना मैंने, इंटीजर है यहाँ। अच्छा, सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन की दो कैटेगरीज, एक है आपके पास जीएफ जनरल सॉल्यूशन, और एक है आपके पास पीएस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। थोड़ा समझना चीजों को, ठीक है? जितना आप इसको समझोगे ना उतना आपको ये बिल्कुल मतलब डेप्थ मेमोरी में याद रहेगा। और ये चीजें ना अभी क्लास में पता नहीं होगी बहुत अच्छे को। ठीक है, तो सॉल्यूशन दो तरह के हैं, एक जनरल और एक पर्टिकुलर। आप मुझे दोनों में फर्क बता दो, आपको क्या लगता है क्या फर्क है दोनों में? मैंने अभी अभी आपको एक एग्जांपल दिया था। ये वाला क्या था? जनरल सॉल्यूशन। ये क्या था? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दोनों में कोई अंतर दिखता है? क्या होता है जनरल सॉल्यूशन? जनरल में फिक्स नहीं होता, मतलब कोई भी वैल्यू, मतलब कोई एक ऐसी वैल्यू यूज होती है, वो वेरिएबल तो नहीं होता, वो कोई मतलब कुछ मतलब उसकी जगह हम आगे चलकर कोई नंबर रख सकते हैं। तो ऐसी चीजों को, ऐसे वेरिएबलों को जिनमें आप आगे चल के नंबर रखते हो, जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं, उन वेरिएबलों स्पेशल नाम से बुलाया जाता है। उन्हें कांस्टेंट तो नहीं बोलते, क्योंकि कांस्टेंट का मतलब हो गया 5n पाई अगर होता। अब यहाँ पे 5 क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा अगर मैं x यूज कर दूं तो ये क्या है? वेरिएबल है। भैया ये क्या है? ये आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। कांस्टेंट तो ये भी है, लेकिन जनरल सॉल्यूशन में इसको जब लिखते हैं तो इसको वेरिएबल में लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे कांस्टेंट्स जिनको जनरल सॉल्यूशन में वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो जनरल सॉल्यूशन में होते हैं आपके क्या?
आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। और पर्टिकुलर सोल्यूशन जो फिक्स्ड सोल्यूशन है, क्या उनमें आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होते हैं? बताओ। होते हैं। नहीं, उनमें तो वैल्यू डल जाती है ना। 3 भी तो एक कांस्टेंट है। 3 कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो नहीं है ना। अब आप मुझे बताइए सोल्यूशन कितने तरीके के हो गए? 2, एक जनरल और एक पर्टिकुलर। जनरल सॉल्यूशनों के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। अरे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो कांस्टेंट्स हैं जिनके लिए एक वेरिएबल असाइन होता है। मतलब कोई नंबर असाइन नहीं करते उसके लिए, क्या असाइन करते हैं? वेरिएबल। हालांकि उस वेरिएबल में वैल्यू आप नंबर डाल सकते हैं जब उसको क्या बनाना होता है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जो इंटीग्रेशन प्लस सी आता है। बिल्कुल सही बात है। जो इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट में आप प्लस सी लगाते हो वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। फिर उसमें एक्स और वाई को रख के वो सी की प्रॉपर वैल्यू कैलकुलेट कर देते हो तुम कभी कभी। एक क्वेश्चन भी आए हैं कुछ उसमें ऐसा किया आपने। और फिर और सॉल्यूशन जो आंसर पीछे आंसर आया उसमें फिर अगर तुम सी और रख दो प्रॉपर वैल्यू तो फिर वो सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन माना जाता है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो होते हैं उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं या नहीं होते, आप बताइए। अरे होते हैं क्या? नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंटों में ही तो वैल्यू डल जाती है भैया, और फिर वो क्या बन जाता है? सॉल्यूशन। तो इसका अगर मैं एग्जांपल अगर आपको बोलूं तो मैं साइन एक्स वाला यूज कर लीजिए, एक्स इक्वल टू एन पाई। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोला जाए तो जैसे 3 पाई, 2 पाई, 5 पाई, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और ये क्या है? जनरल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन फिक्स है, जनरल सॉल्यूशन सारे सॉल्यूशनों को रिप्रेजेंट करता है। अब जब कभी भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगी, जब कभी भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगी तो सबसे पहले जो चीज निकलेगी वो है जनरल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन आ रहा है तो आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे या नहीं आएंगे, आप बताइए। आएंगे। आएंगे ना? आएंगे ना? अच्छा जी। अब सवाल उठता है भैया कितने आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे? तो जितने की डिग्री है ना तुम्हारी, जितने का ऑर्डर है, उतने ही क्या आते हैं? सॉल्यूशन तो एक है लेकिन आर्बिट्री कांस्टेंट जनरल सॉल्यूशन के अंदर इस इक्वेशन के कितने होंगे? ऑर्डर क्या रिप्रेजेंट करता है? आर्बिट्री कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। उस इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होगा उसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, ये बात कौन रिप्रेजेंट करता है? ऑर्डर। उस डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, ये बात कौन रिप्रेजेंट करता है? डिग्री। लास्ट के 2 एमसीक्यू इसी बात पर 9.2। देखो आइए डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, आप इसके जवाब देंगे, ठीक है? मैं आपके सामने लिख देता हूं। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। 4। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी 4। मतलब समझते हैं। डी अभी डीई डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, जीएस क्या है? जनरल सॉल्यूशन। हाँ क्या लिखा हुआ है इसमें? नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। अब आप बताइए जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 4 है उसके जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे? सर 4। सिंपल है मेरे ख्याल से, समझ में आ गई होगी। इसी चीज पे इन्होंने किया है इसको डिस्कस। 12th वाला देख लीजिए। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन 0 of differential equation
ऑफ 3 ऑर्डर, जीरो बताइए कितने? जीरो ए है 3, बी है 2, सी है 1 और डी है 0। डी क्यों? पर्टिकुलर बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट्स नहीं होता। अगर इसकी जगह अगर जनरल सॉल्यूशन होता तो 3 ही होते। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, है ना? तो ऑर्डर क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा जी। अब एक चीज और जान लीजिए, कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आते। आर्बिट्री कांस्टेंट सिर्फ कहां आते हैं? जनरल सॉल्यूशंस में। और कितने आते हैं? जितने की डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर होता है। क्या नहीं आता? मैं कह रहा हूं कभी भी एक तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं दिखते ना, क्योंकि उनमें तो वैल्यू डल जाती है। और एक आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कहीं आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं दिखेगा, आपको प्रॉपर कांस्टेंट दिखाई देंगे, या तो फिर आपके पास मतलब वेरिएबल ही दिखाई देंगे, या तो वेरिएबल दिखाई देंगे या तो कांस्टेंट दिखाई देंगे। लेकिन आर्बिट्री कांस्टेंट सिर्फ एक ही जगह दिखता है, वो है जनरल सॉल्यूशन। बता दीजिए नहीं आ रहा है तो समझ। क्लियर है? आगे बताऊं स्टोरी क्या है? ठीक है। अब आप मुझे बताओ, आपने एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालना सीख लिया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का आपने डिग्री निकालना सीख लिया, आपने ये भी सीख लिया कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, ये चेक करना भी सीख लिया 9.2 में। स्टेप बाय स्टेप समझो आपको क्या सिखा रहा है वो चैप्टर को। अब आप मुझे बताइए, जब तुम डिफरेंशियल इक्वेशन सीख रहे हो, कोई इक्वेशन सीख रहे हो, उनके बारे में सीख रहे हो, अब अगला टॉपिक आपको नहीं लगता उनके सॉल्यूशन निकालने के ऊपर होना चाहिए? अब देखो, जैसे मान लीजिए ये होता था, अब मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिख देता हूँ आपके सामने, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता था? जिसमें एक ही पावर 1 होती है। जैसे मान लीजिए ऐसा है, x + 5 = 7x - 3। लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? वेरिएबलों के ऊपर पावर कैसी है? ठीक है, तो एक इसको लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। अब आप बताइए इसके सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? बताओ कैसे निकालो? तो एक्स को एक तरफ कर देते हैं और सही है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 7x - 2x - 3 को आपने वहां भेज दिया, 5 + 3 दैट इज 8। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास? 5x, और आपने x की वैल्यू अकेली कर दी 8/5। मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होना चाहिए। आपको डिफरेंशियल, आपको इक्वेशन सिखाई मैंने, और आपने तुरंत क्या निकालने की कोशिश करी? उसका सॉल्यूशन। लीनियर है। अच्छा, इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक होती तो फिर कौन से मेथड से करते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सही बात है ना? उसको इक्वल टू 0 रखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसी एक इक्वेशन है, x² + 7x + 10 = 0। ऐसी इक्वेशन बना देते हैं, क्वाड्रेटिक है ना? कैसे निकालते हैं उसका सॉल्यूशन? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं। हाँ, वो भी तरीका है। तो आपके पास यहाँ 5x + 2x + 10 = 0। यहाँ x बाहर निकाल दिया, x + 5, यहाँ पर 2 बाहर निकाल दिया, x + 5 = 0। एक तो x + 2 हो गया, एक x + 5 हो गया, और एक हो गया x = -2, एक हो गया x = -5। बता दीजिए नहीं आया तो। सही है, ये इसका मतलब ये होता है अगर x की वैल्यू -2 = 0 है। बिल्कुल। LHS = RHS हो जाएगा। इक्वल टू 0 मत बोलो, LHS = क्या हो जाएगा? RHS। कल को इस केस में अगर मान लो यहाँ की जगह यहाँ कोई 2 रख दे, तो इसमें -2 रखने पर मतलब LHS किसके बराबर हो जाएगा? LHS के। ये कहता है सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन वही तो होता है जिसको रखने पर LHS किसके बराबर आ जाता है? RHS पर। तो मतलब ये आपने 10th क्लास में सीखी है। अब मैंने आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सिखाई, तो आपके माइंड में एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि यार अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका क्या निकलेगा? पक्का सॉल्यूशन। अब ये वो सॉल्यूशन निकालना और सिखा दो। अब मैंने सॉल्यूशन में आपको एक चीज बता रखी है कि सबसे पहले जब कभी आप सॉल्व करते हो डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो सबसे पहले कौन सा सॉल्यूशन पाते हैं? जनरल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन में अगर आप वो आर्बिट्री कांस्टेंट में वैल्यू डलवा दो किसी तरीके से, तो फिर वही सॉल्यूशन क्या बन जाता है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं उमंग? नहीं? ठीक है। अब आपको मैं एक चीज समझाता हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए, सॉल्व करने के लिए 3 मेथड बनाए हैं हमने। सबसे पहला है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दूसरा है होमोजीनियस, और तीसरा है लीनियर इक्वेशंस।
ठीक है, आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो लीनियर पे आएगा, हमेशा आता है, 4 नंबर का आएगा, बढ़िया सिंपल होता है, ज्यादा इतना टफ भी नहीं होता, क्योंकि उसमें थोड़ा काम भी है। चलिए आइए, मैं आपको सबसे पहला मेथड सिखाता हूँ, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। भैया अब आप बताइए इसके जरिए क्या होने वाला, वेरिएबल सेपरेबल मेथड के जरिए क्या करेंगे हम, बताइए। नहीं नहीं, उसके अंडर क्या करेंगे वो नहीं, मतलब इससे मिलेगा क्या हमें, जनरल सॉल्यूशन। अब आप ये सीखिए कि कैसे करते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। आपको क्या होगी ना, एक डिफरेंशियल इक्वेशन देगा कोई वो इस तरीके से, dy बाई डी एक्स, और मतलब कुछ ऐसा भैया ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन तीन टाइप, बिल्कुल हो सकता है। तो मतलब जैसे कोई भी इक्वेशन है हम उसे किसी भी टाइप से कर सकते हैं। कर तो सकते हैं, बट ऐसा भी नहीं कि हर सवाल सवाल तीनों तरह से होता है। कुछ सवाल तीनों तरह से होते हैं, कुछ सवाल सिर्फ लीनियर से ही होते हैं, उनके अपने अपने मेथड्स हैं, मतलब अपना अपना तरीका है कि भाई ये वाला सवाल इस तरीके से हो जाता है। जिसमें आप वेरिएबल अलग अलग कर सकते हैं, वो कौन से मेथड से होता है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। मेथड ही कहता है अपने आप को वेरिएबल सेपरेबल, जिसमें वेरिएबल सेपरेट किए जा सकें वो कहलाता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड ये कहता है, इसके स्टेप्स हैं कुछ। सबसे पहला स्टेप है कि आप dy बाई डी एक्स एक तरफ करें और बाकी जो भी नाटक है वो सब एक तरफ करें। सबसे पहला स्टेप है, समझ में आ रहा है क्या करना है। तो dy बाई डी एक्स को आप अकेला कर दीजिए और इसको उधर भेज, अच्छा dx यहाँ नहीं आएगा, सॉरी, dy बाई डी एक्स यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया आपने x प्लस 1 अपॉन। इसके बाद क्या करें, वेरिएबलों को सेपरेट करें। भैया फिर मतलब हमें इसमें कन्वर्ट करना जरूरी था कि हम डायरेक्टली अगर सेपरेट कर देते तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, डायरेक्टली कर दीजिए उसको, तो वेरिएबल सेपरेट सेपरेट चाहिए। वेरिएबल सेपरेट का मतलब भैया क्या होता है, वेरिएबल सेपरेट का मतलब है y वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ, वो ये कहता है। भाई साइन वगैरह नहीं बदलेंगे सीधे एकदम से? नहीं, आपने मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेज दी, गलत हो गया, ठीक है। वो कभी नहीं कहता कि आप इस तरीके से अलग अलग कर दिए, ये ऐसे लिखना तो थोड़ा सा इजी बनाता है चीजों को, बस आपको समझ में आ जाएगा, मतलब प्रॉपर अलग अलग हो जाता है ना, डी वाई बाई डी एक्स अलग, ये अलग। अब क्या करना है, आपको वेरिएबल सेपरेट करने हैं, वाई वाला वाई की तरफ भेजिए, एक्स वाला एक्स की तरफ भेजिए। और एक चीज का जरूर ध्यान रखिए कि डी वाई और डी एक्स दोनों के दोनों न्यूमिनेटर में लिखे हों, डिनोमिनेटर में नहीं। तो डी वाई तो मेरे ख्याल से न्यूमिनेटर में ही, मैं काम करता हूँ 2 माइनस वाई को इधर भेज देता हूँ, तो ये वाई वाला वाई के पास पहुंच जाएगा, और इस dx को मैं इधर भेज देता हूं, तो x वाला x के पास चला जाएगा। बोलो नहीं आया तो करें, ठीक है। तो हम कर रहे हैं यहां पर 2 माइनस वाई डी वाई, एक्स प्लस 1, बोल दीजिए, ठीक है। ऐसे करना आपको, देखो मैंने अलग अलग कर दिया ना बिल्कुल। अच्छा, अब नेक्स्ट बच्चों का सवाल, भैया कांस्टेंट है वो तो कहीं भी जा सकता है। हाँ कांस्टेंट कहीं भी जा सकता है, वो आप एक्स के साथ भी रख सकते हैं, आप वाई के साथ, कांस्टेंट का कोई इशू नहीं, लेकिन वेरिएबल आपका वेरिएबल के साथ ही जाना चाहिए। क्या आप जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप वेरिएबलों को सेपरेट कर पाए इजीली, वो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से मेथड से सॉल्व होगी, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। प्रॉपर दिखेगा आपको, ठीक है यार, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। भैया जो भैया ऐसी भी तो कुछ इक्वेशन होंगी जिनके वेरिएबल को हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, हाँ नहीं कर पाएंगे, ऐसी भी कुछ इक्वेशन, भैया वो किससे करेंगे, वो उसके लिए 2 मेथड और है। तो जो इक्वेशन है वेरिएबल सेपरेबल से अलग अलग नहीं हो पाती हैं, फिर उसमें उसके y की जगह कुछ और चलाकर फिर सेपरेट करते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा क्या चीज आप चलाते हैं। बोलो भाई यहां तक ठीक है, कोई इशू है तो बता दीजिए अभी। ये मेथड जितना अच्छा होगा, होमोजीनियस मेथड उतना ही अच्छा होगा, ध्यान रखना, ये पूरा यूज होगा उसमें भी, तो आप इसको हल्का मत रखिए। अच्छा जी, नेक्स्ट है, अब आपको इंटीग्रेट बोथ साइड करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों यूज होते हैं, आप इंटीग्रेशन यूज करें, तो आप यहां पर लिखोगे इंटीग्रेट बोथ साइड, आप इंटीग्रेट करेंगे दोनों को, तो आप यहां पे इंटीग्रेशन लगा देंगे, 2 माइनस वाई डी वाई, एक्स प्लस 1, बोल दीजिए, नहीं आया था, क्लियर। अच्छा जी,
अब 2 माइनस वाई है, आप इसको इंटीग्रेट करोगे, 2 का इंटीग्रेशन बता दीजिए, वाई में चल रहा है, वाई का बता दीजिए, वाई स्क्वायर अपॉन में 2, ये नहीं आता होगा आपको, यहाँ रुक गया, ये लिमिटेशन है आपकी, ये नहीं आता होगा बिल्कुल, जिनको इंटीग्रेशन नहीं आता वो नहीं कर पाएंगे। एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस एक्स, और इंटीग्रेशन के बाद लास्ट में सी लिखते हैं। अच्छा मैं आपको वैल्यू वगैरह आ गए। ये इंटीग्रेशन जैसे डिफरेंशिएशन होता है ना ऐसे इंटीग्रेशन। अच्छा जी, एक चीज आपको मैं थोड़ा बताना भूल गया स्टार्टिंग में, आप को जिन डिफरेंशियल इक्वेशनों के सॉल्यूशन से निकालने हैं वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की होगी हमेशा, मतलब आपको 12th क्लास में इन्हीं डिफरेंशियल इक्वेशनों के सॉल्यूशन निकालने हैं, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, मतलब आपके डीवाई बाई डी एक्स सिंगल होंगे, डीवाई बाई डी एक्स का मतलब एक ही बार डेरिवेटिव होगा, और उनके ऊपर जो पावर होगी वो भी एक ही होगा, मतलब सिंपल होगा। कहीं आप अपने आपको कोई ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना जिसमें ऐसा कुछ लिखा हो, ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं निकालना, आपको सिंपल निकालना, डीवाई बाई डी एक्स होगा, वेरिएबल्स होंगे, कांस्टेंट्स होंगे, बस ऐसे मिक्सिंग होगी। आ गया, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ाएं। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब आपने ये जो लाए हो ना, ये ही क्या है, जनरल सॉल्यूशन, यही सॉल्यूशन है किसका, इस वाली इक्वेशन, ये इस वाली इक्वेशन का क्या है, जनरल सॉल्यूशन। आ गया वो समझ में मेरे ख्याल से, ठीक है। अच्छा भैया चलो जनरल सॉल्यूशन तो है, लेकिन हमने एक एक्सरसाइज करी थी बीच में, उस एक्सरसाइज में हमने जब सॉल्यूशंस निकाले थे तो उसमें मतलब हमें कुछ ऐसे करके देता था वो y इक्वल टू मतलब ए एक्स प्लस बी, मतलब ए एक्स प्लस 3, या फिर मतलब इस तरीके से होते थे सॉल्यूशन, तो हमने जो देखे है ना ऐसे करके। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी वो ऐसी होती थी, डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 5 आएगा, फिर हम इसमें डबल डेरिवेटिव करते थे, सिंगल डेरिवेटिव करते थे, फिर इसको उठा के एलएचएस और आरएचएस में डालते थे और आंसर आ जाते थे। तो मतलब सॉल्यूशन का रूप तो कुछ ऐसा है, ऐसा तो हम मतलब पहली बार देख रहे हैं। कोई बात नहीं, आप ऐसा भी लिखेंगे, इसको भी जनरल सॉल्यूशन मानेंगे, इसमें अगर मैं y इक्वल टू करके लिखवा दूं तो वो भी क्या बन जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। भैया फिर हम कहाँ छोड़े, देखो थोड़ा बहुत अगर सॉल्व हो सकता है तो कर लीजिए, जैसे यहाँ पर आप थोड़ा एलसीएम ले सकते हो, कितना हो जाएगा, 4 बाई माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2c, देखो 2c भी एक कांस्टेंट है तो वो भी कहीं ना कहीं c का काम ही करेगा, कांस्टेंटों के साथ जितने भी लगते चले वो कांस्टेंट ही मानेंगे। कौन सा बाबू, बाबू इन दोनों के अपने अपने सी आए थे, लेकिन दोनों सीओ को प्लस करा के एक तरफ लिख दिया है कैपिटल सी, इसका C1 है इसका C2 है, दोनों को प्लस करके कैपिटल सी लिख दिया है। इवन अभी भी आज ये 2c हो रहा है, नहीं माइनस माइनस कुछ नहीं हुआ, मतलब C2 माइनस C1 भी तो कांस्टेंट ही देगा, मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिक्कत क्या है, कॉन्स सी इंटू टू क्या देगा, कांस्टेंट ही तो देगा, मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फॉलो कांस्टेंट है वो, 2 से 2 ठीक है। अब आप इस 2 से इस 2 को क्या कर सकते हैं, कैंसिल, यहाँ पे 4 बाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, प्लस सी लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं 2c है, लेकिन मैं उसको जानबूझ के क्या लिख रहा हूँ, सी, कांस्टेंट है भैया। फिर मतलब अब भी आपने मतलब प्रॉपर नहीं आया, कोई बात नहीं, आप थोड़ा बहुत जितना आपसे सिंपलीफाई हो सकता है उतना करिए, सॉल्यूशन तो निकल चुका है पहले ही, इंटीग्रेशन करते ही क्या निकल जाता है, सॉल्यूशन, आपने इंटीग्रेशन किया सॉल्यूशन निकल जाए। एक और करें, एक और करते हैं, देखो तो इंटीग्रेशन आपको वापस इसमें करना पड़ेगा, ऐसा है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स, ऐसा क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, नहीं है, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, फर्स्ट ऑर्डर की है मेरे ख्याल से, फर्स्ट डिग्री है, तो वेरिएबल सेपरेट थोड़ा देख लीजिए, हो सकता है क्या, आंसर है बिल्कुल हो सकता है, dx को परे के भेजना है बस, भैया यहाँ पे हो गया सर, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, dy का इंटीग्रेशन y होता है,
लिख देंगे y इक्वल टू करके आ जाए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक्स वाई दोनों होंगे, कभी कभी ऐसा भी तो सिर्फ एक्स ही एक्स होते हैं, कोई बात नहीं, dx की क्या लिखूं। अब हम वेरिएबल सेपरेट कर रहे हैं, dy यहाँ हो जाएगा 1 प्लस ये तो सॉल्व भी हो जाएगा ना, 1 प्लस cos x। आप बताइए कैसे सॉल्व करते थे, अब तो इंटीग्रेशन करेंगे, सॉल्व करते हैं यहाँ पे dy किस वाले को, ये 1 प्लस cos x। बिल्कुल ये चीजें मैंने आपको बता रखी है, ये गोल्डन फॉर्मूले हैं, लेकिन ये 2x वाला मतलब आधा हो जाएगा है ना, इसको हम क्या लिखेंगे, बताओ क्या लिखेंगे उसको, बता बता। 2 cos square और ये 2 sin square, अभी cot square x अपॉन 2 हो जाएगा। dy का तो क्या जाएगा आपके पास, y हाँ जी, यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब आप मुझे बता दीजिए कॉट स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेशन करते हो आप, हे भगवान, तू बताइए रे, टेन स्क्वायर को बता दे तू कैसे करता, टेन स्क्वायर को इंटीग्रेट कैसे करता। हाँ, टेन स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 को रख के फॉर्मूले में बना के, और कॉट स्क्वायर को आप इंटीग्रेट करते हैं cos x स्क्वायर एक्स माइनस 1। cos x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम जानते हैं कितना होता है, cot x नहीं माइनस कॉट एक्स काहे का साइन, माइनस 1 का क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन वापस आ रहा है, अच्छे से करिए उसको, ठीक है। एक और कर लेते हैं, रुक जाओ, एक और कर लेते हैं, एक और आप ट्राई करें, मतलब आप पार्टिसिपेट कर लीजिए। dx इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 4 माइनस वाई स्क्वायर, हाँ भाई क्या करूं, इसको इधर भेज देते हैं तो ये अपॉन में आएगा 4, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर लिख देता हूँ, उमंग देख नहीं रहा है बिल्कुल ही, dx को परे के भेज इंटीग्रेशन करता हूँ बोथ साइड, ये sin इनवर्स वाला है। dx का क्या हो जाएगा x, साइन इनवर्स इसका बताइए, भैया मैं बताता हूँ, याद ही नहीं कर, अपॉन ए स्क्वायर माइनस क्या बोलेंगे बता, तू बता ही नहीं पा रहा है, फॉर्मूले नहीं बता पा रहा तू, तो सिंपल सिंपल से है तो साइन इनवर्स पहले 6 करके आएंगे आप घर से, 9.3 एक्सरसाइज के, 9.3 पुरानी वाली में तो कट गई है, 9.4 है पुरानी वाली बुक में, नई वाली बुक में वो 9.3 है, पुरानी वाली में वो 9.4 है। आप बोलो तो मैं नई वाली बुक की पीडीएफ भेज दूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसमें देख देख के कर लेना। कल नहीं, कल तो दिवाली है, उसके बाद में जैसा भी होगा, और क्लासेस की छुट्टी होगी शायद, बट आप लोग बुक को बुलाऊंगा, ठीक है, दिन में पड़ जाएगा। धनतेरस नो अब मैं थोड़ा सा ना इस चैप्टर को निपटाने के मूड में हूँ, ये निपट जाए, क्योंकि पेंडिंग करोगे नुकसान होगा बाद में, ठीक है। और प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है उनको तो टेंशन नहीं है, बट आप लोगों का होना चाहिए था, ठीक है। इसका बताइए क्या लिख सकते हैं इसको, ये आपके पास साइन इनवर्स का फॉर्मूला है, ठीक है, ये साइन इनवर्स वाले का है, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग साइन इनवर्स y अपॉन में 2, ठीक है, और यहाँ पर x और प्लस का c, साइन इनवर्स x अपॉन प्लस का c, समझ आएगा, ठीक है। तो इसमें फिर आपकी ज्यादा ये कर दोगे, साइन इनवर्स को परे के भेज दोगे, तो यहाँ साइन लग जाएगा इसके ऊपर, फिर यहाँ पे आ जाएगा y अपॉन 2, फिर 2 को आगे भेज देना, तो यहाँ पर 2 साइन x प्लस c, सोल्यूशन आप, ये कौन सा सोल्यूशन है,
जनरल सॉल्यूशन कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है? कितने? एक ही है डिग्री है क्योंकि ऑर्डर कितना था? ठीक है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट भी कितने आ गए? एक यहाँ। ठीक है, जा सकते हैं आप लोग। थैंक यू। ये आर्बिट्री कांस्टेंट